राम राम जी। अवनीश भाई, राम राम। राम राम प्रभु, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय सिया राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। स्लो जिंदगी में स्वागत है आपका। ये बताइए, राहुल जी, कल राहुल का लेक्चर मैंने 30 मिनट वाला आज सुना। कल तक तो क्लिपिंग ही चल रही थी, आज पूरा आधा घंटा मैंने सुना। मुझे लगता है गैदरिंग में वकील ज्यादा बैठे थे, या कुछ ऐसा था, वकीलों का जमावड़ा ज्यादा था। कहते हैं कि मुझको धमकाया, डराया, धमकी दिया अरुण जेटली ने। वो तो खैर कर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अरुण जी के स्वर्गवास के 13 महीने बाद ये आदमी कह रहा है कि मुझे। और अच्छा सर, इतनी भी कर्टसी नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो अब दुनिया में नहीं है और अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसको ये आदमी उसके नाम पे झूठ बोल रहा है। और अच्छा, होमवर्क नाम की चीज नहीं है, पकड़ जा रहा है तुरंत 1 मिनट में, और कह रहा है मुझे धमकी दिया, और सरेआम धमकी दे रहा है इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारियों, पदाधिकारियों को। पूरे इलेक्शन कमीशन को धमका रहा है कि घर से खोज के निकाल के मारूंगा, रिटायरमेंट के बाद भी पकड़ूंगा, या करूंगा, वह करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण दिया है आज। जनाब, इलेक्शन कमीशन जब कोई एक्सरसाइज करता है तो एक राज्य में उसमें 30-35 तो आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं एक। उसके बाद सैकड़ों, हजारों अन्य अधिकारी, बीएलओ, 55-60 हजार तो बीएलओ होते हैं। इसके अलावा लाख 1.5 लाख इलेक्शन एजेंट्स होते हैं जो विभिन्न पार्टियां अपॉइंट करती हैं। जैसे बिहार में 56,000 तेजस्वी निकले, तो इतने लाख लोग मिलके बीजेपी के लिए वोट चुरा रहे हैं, ऐसे ये झूठे आरोप लगाता है। और फिर कहता है पूरे इलेक्शन कमीशन को देख लूंगा। सर, मतलब ऐसा झूठ बोलना जो 1 मिनट में पकड़ जाए। कल जो तेजस्वी यादव ने झूठ बोला, हमारा नाम कट गया, पता लगा नाम है। तो ये बौखलाहट जो है, कह क्या रही है? बौखलाहट नहीं है सर, ये न पप्पूगिरी है राहुल की, न ये बौखलाहट है। ये इस देश में बांग्लादेश दोहराने का नया तरीका है, नया मोडस ऑपरेंडी है। सपना है बांग्लादेश दोहराना। बांग्लादेश में क्या हुआ था? शेख हसीना की थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार थी, बांग्लादेशियों ने चुना था, उसको समर्थन भरपूर मिला हुआ था, शानदार तरीके से इकोनॉमी चल रही थी, शानदार तरीके से सरकार चल रही थी। पड़ोसी देश, जो कि सबसे बड़ा देश बांग्लादेश का पड़ोसी भारत, अच्छे संबंध चल रहे थे। तो विदेश नीति अच्छी चल रही थी बांग्लादेश की। अमेरिका तक को ठेंगा दिखा दिया था, यानी काबू में कर लिया था। चीन के इरादे भी फेल कर रही थी शेख हसीना। यानी अगर बांग्लादेश के लिहाज से देखा जाए तो यूनुस के ठीक पहले तक सब कुछ चकाचक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अर्थव्यवस्था अच्छी थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा था, सामरिक कोई समस्या नहीं थी किसी पड़ोसी मुल्क से। जो वहां पर गड़बड़ करना चाहते थे, चाहे अमेरिका चाहे चाइना, उनका प्लान अनसक्सेसफुल हो रहा था, सब कुछ तो चल रहा था ठीक। फिर अचानक क्या हुआ? यूनुस को प्लेस किया गया, और यूनुस छात्र आंदोलन के कंधे पे, सो कॉल्ड छात्र आंदोलन के कंधे पे, और वो छात्र आंदोलन जिसका कोई एक चेहरा नहीं था, एक ग्रुप था जो आज सब सलाहकार बन के बैठे हुए हैं। तो वहां पर नैरेटिव क्या फैलाया गया? सबसे पहले कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने इलेक्शन की चोरी कर ली है। ठीक वही राहुल गांधी जो बोल रहा है। मतलब इनका मॉडस ऑपरेंडी है, पहले इलेक्शन का बहिष्कार कर दो, फिर बोलो ये इलेक्शन लेजिटिमेट ही नहीं है। यही काम ये करना चाहते हैं जी। और उसके बाद हुआ क्या? सक्सेसफुली विदेशी ताकतों ने बांग्लादेश में लाके यूनुस को बैठा दिया।
राहुल गांधी यूनुस के बैठने के तुरंत बाद खुद के मुंह से कहा उसने कि भारत में भी बांग्लादेश का पूरा माहौल बना हुआ है। उसके चट्टे बट्टे और उसके जो तलवा चाट मीडिया है, उसका जो इकोसिस्टम है, उस सबने कहा। यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री वहां पर शेख हसीना के घर में घुस सकती है जनता, तो यहां प्रधानमंत्री के आवास में भी जनता को घुस जाना चाहिए। जनता घुसने के लिए तैयार है। हाँ, राहुल गांधी ने यह मान लिया है 2014, 2019, 2024 के बाद कि वो नरेंद्र मोदी को, चूंकि भारतीय मतदाताओं का प्रचंड समर्थन हासिल है, तो वो बूथ और ईवीएम और चुनाव के जरिए नहीं हरा सकता इस जन्म में। ठीक। अब राहुल गांधी चूंकि एक विदेशी एजेंट है, वो पूरा परिवार, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका जीजा, ये खुद, अब इसमें किसी को शको शुबहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही तर्क दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक में मुझे खींच ले कांग्रेस पार्टी, उसका इकोसिस्टम, उसका कोई प्यादा। मैं हाथ जोड़ के मिलाड से यही कहूंगा, मिलाड जो भारत की बर्बादी चाहता हो, जो भारत के टुकड़े चाहता हो, जो ये कहता हो कि 26 अलग अलग राज्यों का समूह है, भारत राष्ट्र है ही नहीं, जो जेएनयू में जब नारा लगता हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी, उसको सबसे पहले कूद के जाके समर्थन देने वाला राहुल गांधी। ट्रंप जो कि आर्म ट्विस्टिंग के गेम में उलझे हुए हैं, कोई भी ट्रेड डील होती है उसमें इसी तरीके से होता है, और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ये ट्रेड डील यूएस के साथ भारत की सक्सेसफुली हो जाएगी, अपनी अपनी शर्तों पर, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा नरम थोड़ा गर्म। लेकिन इस बीच में ट्रंप अगर ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी एंड आई विल किल इंडियन इकोनॉमी, और उस पर कोई व्यक्ति अगर ग्लैड हो रहा है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा वकील हो या जज हो, मुझे ये बता दे वो भारत का मित्र कैसे है, भारत का हितैषी कैसे है। छोड़ दीजिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है, राजनीतिक विरोध है, नहीं है। भारत की बर्बादी की कीमत पर राजनीतिक विरोध कैसे हो सकता है अगर कोई अपने आप को भारत का हितैषी करे। इसलिए ये फॉरेन एलिमेंट है, ये विदेशी एजेंट है, ये परिवार। ये बड़ी बहस की चर्चा है, हमारे यहाँ बड़े डिटेल्ड वीडियो हैं प्रारब्ध पर, जिस पर ब्लिट्ज वीकली बांग्लादेश के संपादक ने बहुत जिम्मेदारी से इन सारी चीजों को खोला है कि इसकी मां से लेके और यहां तक किस तरीके से ये भारत में प्लेस हुई। तो अब इस पर किसी को शको शुबहा नहीं होना चाहिए। जब इसके विदेशी आकाओं ने ये जान लिया कि ये जो प्यादा है हमारा, ये नरेंद्र मोदी को उसी के सिस्टम से लड़के नहीं हरा सकता चुनाव में, और भारत को मजबूत होते वो देख नहीं सकते, और भारत को मजबूत होते राहुल गांधी भी नहीं देख सकता, कांग्रेस भी नहीं देख सकती, तो बांग्लादेश मॉडल दोहराने का इसलिए ये व्यापक भूमिका है। ये दुग्गल साहब की तरह राइटर बनता है, इसकी मां कॉलम लिखती है। भारत में इलेक्शन वोटों की चोरी हो रही है 2014 से। इसने जानते हैं कितना बेवकूफाना बात कही। उसने ये कहा कि 2014 में जब रिजल्ट आए उसी दिन मेरा माथा ठनका। अरे 2014 में किसकी सरकार थी बे? इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के सारे ऑफिशियल्स किस सरकार के अपॉइंट किए हुए थे भाई? तेरी सरकार के थे। और 2004 में पहली बार नेशनल लेवल पर ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो किसकी सरकार आई थी? तेरे मम्मी की सरकार आई थी। 2009 में जब दोबारा पहली बार 2004 में पूरे देश में ईवीएम से इलेक्शन हुआ था, उसके पहले 80 से शुरू हो गया था, वो प्रयोग था। 2009 में जब दोबारा दूसरी बार ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो तेरी सीटें बढ़ गई भाई यूपीए 2 में, और बीजेपी की घट गई। और 2014 में तुम्हारी सरकार रहते हुए इलेक्शन होता है और केवल नरेंद्र मोदी की सत्ता आ जाती है तो तेरा माथा ठनक जाता है। ये प्लान इसका पहले से था। इसने पहले कोशिश की कि हम 2024 में हरा लेंगे, 2019 में हरा लेंगे, 2024 में हरा लेंगे, लेकिन जब 2019 में ये हारा है और 2024 में फिर सरकार बन गई है और ये हारा है, तब इसको लगा कि ना अब हम इलेक्शन से नहीं जीत सकते इस आदमी से, और उसी दिन से इसने इलेक्शन कमीशन को निशाने पे लिया। जी, आपकी बात में एक बात जोड़ दूं, कल आपने या किसने और भी पॉइंट आउट किया था कि जो 99 सीट आई है इसमें इसकी अपनी सीट मुश्किल से 20-25 है, 28 से 32 मैंने कल बातचीत में कहा था कि
इस 99 में से कांग्रेस के वोट और कांग्रेस की अपनी सीट 28-32 है। आम जनता इसको समझे चाहे ना समझे सर, कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजिस्ट है और जो वो समझ रहा है। वो जानता है कि यार हमारी तो औकात है 25 सीट की, हम कैसे लड़ेंगे इनसे। वो जानता है। अच्छा सर, इंडी अलायंस वालों को भी ये इल्हाम हो गया है कि अरे साला ये तो 25 सीट की पार्टी को हम लोग कपार तो बैठा घूम रहे हैं और मेन हीरो इसको बना रखे हैं। इसीलिए इसने अपने विदेशी आकाओं की मदद से अब ये जी। अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है कि अबे तुम लोग 4 दिन के लोग हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी, सुनो, छोटे नेता हो तुम लोग। कल के वक्तव्य में इसने एक बात कही है कि अगर 15-20 सीट और आई होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। नहीं बनते। ये कहना चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री होता, जबकि असलियत यह है कि इनकी 25 सीट की औकात नहीं है। ये लोगों में भ्रम ये फैला रहा है कि हम तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, हम हो गए होते तो इलेक्शन मोदी रिग कर लिया। ये लोगों को तो यही इंप्रेशन दे रहा है ना कि मोदी नहीं पीएम होता, कौन होता, तो हम होते। प्रयास कर रहा है। जबकि असलियत यह है कि औकात 25 सीट की है। तो सर ये बात तो ममता जी भी समझ रही होंगी, ये बात तो अखिलेश भी समझ रहे होंगे। सर ममता अलग पार्टी की है ना, अखिलेश अलग पार्टी के है ना, तेजस्वी अलग पार्टी के है ना। अरे इसकी खुद की पार्टी वाले समझ रहे हैं, इसके अपने नेता समझ रहे हैं। हाँ। राजीव शुक्ला समझ रहे हैं, एस जयराम रमेश समझ रहे हैं, शशि थरूर समझ रहे हैं, मनीष तिवारी समझ रहे हैं। ट्रंप ने जब कहा डेड इकोनॉमी, ठीक उसी समय मैंने होमवर्क किया कि देखे राजीव शुक्ला की बाइट और इसकी बाइट में कितना फर्क है, कौन पहले दिया। दोनों लगभग एक साथ दे रहे थे, अलग अलग। नहीं अगर वो राजीव शुक्ला नहीं राजीव शुक्ला को अगर पता होता कि आका ये बोल रहे हैं तो वो चुप लगाएगा। तो उसको पता सर, मनीष तिवारी को नहीं पता था सर, इन लोगों को समझने में भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये इस अव्वल दर्जे का ना। बेवकूफ मत कहिए, मैं फिर आपसे चेता रहा हूं, मैं फिर आपको चेता रहा हूं, ये बेवकूफ नहीं है। ऐसा बयान देना कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, इससे बड़ा राजनीतिक ब्लंडर तो मैं मान नहीं सकता। ब्लंडर नहीं भाई, आप, मैं फिर आपके ऊपर एक आरोप लगा रहा हूं, आपके अंतःमन में कहीं कांग्रेस के लिए एक लाल दिल जो है वो धड़कता है, सॉफ्ट कॉर्नर है। इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर आप बात कर रहे हैं। सर मेरा ये मानने को मैं तैयार ही नहीं हूं कि कोई आदमी इतना बड़ा गधा हो सकता है। नहीं है वो जो आप वैशाख नंदन कह रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं है। अरे दर्शकों में हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये आदमी शातिर है। पप्पू कहना बंद करिए इसको, मैं फिर कह रहा हूं पप्पू कहना बंद करिए इसको। ये पप्पू नहीं है, ये जानता है, ये सब कुछ जानबूझ के करता है। मेरे पिताजी एक बात बताते थे, लालू प्रसाद यादव के तौर, वो कहते थे अपना हेयर कट तक ये आदमी डिजाइन करके चलता है, मेकअप करके निकलता है। वो अपने आप को जोकर दिखाता था। इससे पहले एक और उदाहरण है राजनारायण का, हालांकि उनके कई पक्ष और दूसरे थे। राजनारायण के बारे में एक जनता पार्टी की सरकार आई, बिजली मंत्री थे। थोड़ा सा हारमोनियम बजा रहा हूं लेकिन दर्शकों को आनंद आएगा, ये प्रकरण सुनिएगा। मेरे पिताजी बताते थे, बिजली मंत्री बने, ऊंचाहार बिजली घर पे आए। पत्रकारों ने, उस समय टीवी मीडिया था नहीं, पत्रकार ने पूछा कि मंत्री जी बिजली बहुत कट रही है। बोला अच्छा बिजली बहुत कट रही है। ये अंदाज था राजनारायण का, जिन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन 0 कराया था। उन्होंने कहा अच्छा बिजली बहुत कट रही है और मैं देश का ऊर्जा मंत्री हूं। एक काम करो, एक बड़ा सा तार ले आओ, उसका एक सिरा मेरे पिछवाड़े में डाल दो और दूसरा सिरा ले जाके बिजली घर में जोड़ दो। मैं देश का ऊर्जा मंत्री हूं, फक करके बिजली आ जाएगी, 24 घंटे बिजली रहेगी। इंदिरा ने जो बर्बाद किया है, कांग्रेस ने जो बर्बाद किया है, उसको सही करने में समय लगेगा भाई। हटो यहां से। खैर वापस आते हैं, ये व्यक्ति शातिर है। और अब मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, ईश्वर करे कि मैं गलत साबित हूं। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा घोस्ट राइटिंग के जरिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने घोस्ट राइटिंग कराई और अखबार में ये सब प्लान्ड तरीके से छापा जा रहा है, एक इंटरनेशनल स्तर पर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक बांग्लादेश की तरह, कि भारत में चुनावों की चोरी हो रही है। भारत में इलेक्शन कमीशन लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार बना रहा है। भारत में दरअसल भारत के मतदाता
नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार नहीं बना रहे हैं, 3-3 बार, और यह करके पूरे तरीके से ये एक ऐसा माहौल बनाएगा कि जिसमें इस तरह का कोई अवसर बने जहां पर सरकार को गिराया जा सके। एक प्रयास धनखड़ साहब से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़े तूफान के पहले की शांति है। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ईश्वर करे कि मैं लाख लाख बार मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं गलत साबित हूं। अभी इसके अनाप शनाप बयानबाजियां, इलेक्शन कमीशन के साथ इसकी बदतमीजियां, ये तो बढ़ती ही जाएंगी। आप बिहार चुनाव में इसके हारने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा नाटक, एक जलसा, एक अराजकता भारत की सड़कों पर देखेंगे। लेकिन भारत में तख्ता पलट जैसी कोई संभावना नहीं रही है, चाहे कांग्रेस का समय हो और चाहे आज का समय हो। आपने जब शुरुआत में बांग्लादेश की बात कही तो मैंने कहा बस एक मूल अंतर है, हमारी ये मूल डीएनए का अंतर है। ये हमारे डीएनए, हमारे जो भारत की सनातन डीएनए है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अरे भैया, भारत को हिंदू राष्ट्र कागज पर घोषित मत करवाइए। भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। और सनातन के वो मूल्य हैं जहां पर जय महाकाली, जय गोरखाली, बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, ऐसे वारक्राई रखने वाली हमारी सेना है जो कि भारत सनातन परंपरा पर भरोसा करती है और अपने एक एक आदमी, अवनीश पीएन शर्मा जैसे मतदाता, बाबा रामदास जैसे मतदाता, हमारे तमाम दर्शकों, आप जैसे मतदाताओं के सम्मान में वो हम जिसको चुन कर रख देते हैं, जिस सरकार को बना देते हैं, उसके आदेशों का पालन ऐसे सल्यूट करके करती है। ये मूलभूत अंतर है। चूंकि राहुल गांधी के खानदानी डीएनए में इस देश में इमरजेंसी लगाना है, इसलिए ये वहां तक सोच रहा है। और यही ये बताता है कि इसको बाहर से स्क्रिप्ट लिख के दी जा रही है, बाहर के इशारे पर ये चल रहा है, विदेशी इशारों पर ये चल रहा है। इसलिए ये भारत के स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध सपने भी देख रहा है कि हम ऐसा कर देंगे। सर, ये रातों में, सोने में, सपने में खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, एक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में, और तभी अगली सुबह ये इलेक्शन कमीशन को कह देता है एक एक को जेल में डालूंगा। तभी ये असम में जाके कह देता है हेमंता बिश्वा शर्मा को हमारे बबर शेर आएंगे और पकड़ के जेल में डालेंगे। ये जबान वहां से निकलती है सर जी। अंतिम सवाल, इसका मतलब आपका इशारा ये है कि ये बुरी तरह बिहार चुनाव हारने जा रहे हैं और बिहार चुनाव के बाद क्या प्ली लेनी है और कैसे देश में अराजकता फैलानी है, इसका होमवर्क अभी से इन्होंने शुरू कर दिया। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर। इसने महाराष्ट्र ये बताइए, महाराष्ट्र हार गया, ये पहला चुनाव ये हारा है क्या? इसने तो रिकॉर्ड बनाया चुनाव हारने का ना। सेंचुरी लगने वाली चुनाव की, ये राजस्थान चुनाव की बात क्यों नहीं कर रहा है? वहां पर इलेक्शन चोरी की बात क्यों नहीं कर रहा है? ये दिल्ली हारने के बाद इलेक्शन चोरी की बात क्यों नहीं कर रहा है? ये सिर्फ इसने महाराष्ट्र क्यों चुना है और महाराष्ट्र से क्यों ये भूमिका ये बना रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई आती है और मुंबई आर्थिक राजधानी है और वहां विदेशी ताकतों का इंटरेस्ट है। महाराष्ट्र और मुंबई जैसे ही आप भारत के बाहर कहेंगे तो तुरंत पहचान जाएगा। सोनीपत बताएंगे, झज्जर बताएंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लखनऊ बता देंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए महाराष्ट्र के जमीन पर ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है। बिहार चुनाव ये हारने जा रहा है। और एक चीज बताइए मुझे, तेजस्वी ने तो अपनी हार मान ली है। ऐसा कौन सा आदमी, ऐसा कौन सा नेता जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो और जीतने के बाद जो जान रहा है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो ये क्यों कहेगा कि हम तो इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? वाह साहब, भाई जो कुंवारा लड़का ये जान रहा है कि ये स्वयंवर में मैं जाऊंगा तो यही वाली दुल्हनिया मुझे मिलेगी और मैं ही दूल्हा बनूंगा, वो कहेगा कि हम न्योताई नहीं करेंगे। तो तेजस्वी तो पूरी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो गांडीव रखती है और बिहार की जमीन ये बता रही है। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं आपको, ये बताइए, आप अभी जो कह रहे थे कि इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कैसे कोई कर सकता है, इसकी कीमत पर ये कर रहा है ना। आपकी जो चिंता है उसकी कीमत पर भी ये कर रहा है ना। क्यों?
क्योंकि राहुल गांधी को बिहार का मुख्यमंत्री थोड़ी न बनना है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थोड़ी न बनना है। भाड़ में जाए अखिलेश यादव, भाड़ में जाए तेजस्वी, उसको क्या फर्क पड़ना है भाई। इसलिए हाँ, मैं कह बात रहा हूं 2-3 चीज, इसको पप्पू मानना बंद करिए, इसका उपहास उड़ाना बंद करिए। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत कम बातों पर असहमत होता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने 18वीं लोकसभा में ये इसको बैल बुद्धि कहा, बालक बुद्धि कहा, मैं उनसे असहमत रहता हूं। ये बालक बुद्धि नहीं है, ये बेहद शातिर व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा साजिश रच रहा है और कामयाब ये नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन फिर भी ये साजिश रच रहा है। सिंपली सोच लीजिए 2029 में लोकसभा में इसका जो है सीट खाली है और ये आज से कर रहा है, ये जान रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 4 साल जो इसके पास बचे हुए हैं, इसमें ये और खतरनाक तरीके अपनाएगा। अंततः ये सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि भारत में इलेक्शन की चोरी हो रही है। देखिए कितना सामान्य सा लहजा इसने लिया है, ये शब्द आप समझ लीजिएगा। भारत में इलेक्शन की चोरी हो रही है, एक अदना सा कम समझ रखने वाला भी आदमी इलेक्शन चोरी हो रही है शब्द इसलिए गढ़ा है इसने। और भारत में विदेशी ताकतों के इशारे पर इसकी जो कोटरी है, जिसमें वामपंथी शामिल है, जिसमें लेफ्टिस्ट शामिल है, ये लेफ्ट का जैसे मोडिस ऑपरेंडी है और लेफ्ट इसमें सिद्धहस्त है जी। खतरनाक आदमी है, इससे सावधान रहने की जरूरत है पूरे देश को। अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। देश को सावधान रहने की जरूरत है। दोबारा मिलते हैं सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री राम।